श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 50 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं योगा कर्मसा कौशलम, विच इम्प्लाइज योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। और यही हमारा मोटो है आईएएस का, अ यूनियन ऑफ सेल्फ विद द सुप्रीम सेल्फ। तो आज हम इस लेक्चर में यही जानेंगे कि जो हमारा यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है वो? आईएएस ही तो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज द आईएएस, जिसको पाने के लिए स्टूडेंट्स पागल रहते हैं, बिल्कुल एक जुनून होता है उनके अंदर, और इसको पाने के लिए सच में एक जुनून की जरूरत है। चाहे कोई आईपीएस भी बना हो, वो दोबारा एग्जाम देके आईएएस बनना चाहता है, ये जुनून है आईएएस का। तो आज इस पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इनके कुछ काम क्या होते हैं और इनकी कुछ पोजीशंस या फिर रैंक्स या फिर पोस्ट या डेजिग्नेशंस आप जिनको कहते हैं कि कौन कौन सी होती है आईएएस की। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं योगा कर्मसा कौशलम के साथ। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पावर क्या है आईएएस का। चलिए, पहला पावर क्या है हमारे पास जो हम देखना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। यस, लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट में आईएएस के अंडर ही आता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में कोई दंगा हो गया, राइट्स का सिचुएशन है, तो एट दैट टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी 1973 विच हैज बीन अमेंडेड एंड चेंज टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके अंडर सेक्शन 144 में ऑर्डर देंगे कि इस जगह पे 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली को प्रोहिबिट कर सकता है ये, कि अगर किसी जगह पे दंगा हो गया तो सबसे पहले वहां पे सेक्शन 144 लगाया जाता है। और आपने जरूर देखा होगा कि जब कोविड आया था तो पूरे इंडिया में सभी एरियाज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने अपने एरिया में सेक्शन 144 लगा दिया था कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली एसपी साहब के अंडर नहीं है। एसपी साहब अंडर द इंडियन पुलिस एक्ट वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के अंडर। इट मींस कि एसपी डीजीपी इज द रैंक 1 आईपीएस ऑफ द स्टेट, उसको तो अकाउंटेबल है ही है, बट अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर है? डीएम साहब के अंडर है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 कहता है कि ऑल द आईपीएस शुड वर्क अंडर द आईएएस। तो हमारे पास यहाँ पे डुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक तो डीएम साहब जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं और उधर से एसपी साहब, बट एसपी साहब किसके अंडर काम करेंगे? डीएम साहब के अंडर ही काम करेंगे। तो ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है जिले का। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के अंडर क्या काम आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के आगे या फिर आईएएस के पास जो आते हैं काम? एक्सप्लोसिव्स कौन कौन से डेवलप हो सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस है ना, किसी प्रिजनर्स को पैरोल पे भेजना है, या फिर जिले में किसी भी कोई न्यायिक प्रक्रिया का काम चलाना है, जितना भी है वो सब कुछ किसके अंडर आएगा? आईएएस के अंडर ही आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ द आईएएस, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पावर पे चलते हैं जो कि है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस का क्या काम होता है? जितना भी काम रहेगा ना, जितना भी मान लीजिए सिविल सप्लाईज है, जो आम जनता से कनेक्शन का काम है जिले के अंदर स्टेट लेवल पे, ये सारा आईएएस लोग ही देखते हैं। तभी तो उनके बिना एक स्टेट डिसफंक्शनल हो जाता है, एक स्टेट काम ही नहीं कर सकता। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है वो आईएएस देखेगा, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई है पॉलिसी, कोई स्वच्छ भारत अभियान है, ये सबका इंप्लीमेंटेशन, रिव्यू, फीडबैक, ये सारा किसके पास है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर के पास। उसके अलावा उनका नेक्स्ट काम है पॉलिसीज को फॉर्म करना। गवर्नमेंट तो सिर्फ बोल देती है, गवर्नमेंट ने तो कह दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि ये पॉलिसी बनेगी, स्वच्छ भारत अभियान है या फिर बेटी बचाओ, इसको पूरा इंप्लीमेंट, इसको फॉर्म कौन कर रहा है? आईएएस। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आईएएस। और इसको फीडबैक भी कौन करेगा? आईएएस। अभी कैसे रहेगा? देखिए, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज को फॉर्म करेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए फंड देगा, फिर ये पॉलिसी सेंटर से स्टेट पे जाएगी, स्टेट में स्टेट सेक्रेटेरिएट के पास जाएगी ये पॉलिसी, वहां पे चीफ सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी या फिर सीएम ऑफिस इस पॉलिसी को डीएम को दे देंगे और डीएम नीचे लेवल पे इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर उनसे पूछा जाएगा भैया फीडबैक लो अब इस पॉलिसी का, फिर फीडबैक होगा उसका। ये सारी प्रक्रिया को आदेश कौन दे रहा है? आईएएस बनके आपको खुद नहीं काम करना, सारा आपने आदेश देने हैं, आप तो ऑफिसर हैं, पर ये सारा किसके अंडर हो रहा है? ये आईएएस के अंडर ही हो रहा है। तो थर्ड पावर कौन सी है? दैट इज द पॉलिसी फॉर्मेशन। इसके बाद कौन सा है? डिजास्टर हैंडलिंग। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पावर है इस ऑफिसर्स का। मान लीजिए किसी एरिया में किसी प्रकार का डिजास्टर हो गया, नेचुरल कलामिटी होगी, जैसे आप देखेंगे जोशीमठ में अभी क्राइसिस हो गए थे
कि कुछ मजदूर फंस गए थे, या फिर कहीं पे ड्रॉट आ गया, कहीं पे फेमाइन हो गया, कहीं पे फ्लड आ गए, कहीं पे साइक्लोन आ गया, ये सारा किसकी रूपरेखा में पूरा मैकेनिज्म इसका कौन देखेगा? वो आईएएस ही देखेगा। ये सारी पावर किसको दी गई है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर को। डिजास्टर के बाद नेक्स्ट पावर इनकी कौन सी है? दैट इज द, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट्स। अगर कहीं दंगा हो जाता है कि पैरामिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। पैरामिलिट्री आर द एडिशनल फोर्सेज। पैरामिलिट्री मींस द पुलिस फोर्सेज जो एमएचए के अंडर आती है, या फिर ऐसी कंडीशन आ गई कि आर्मी को बुलाना पड़ेगा, तो ये भी कौन देखेंगे? डीएम साहब ही देखेंगे, आईएएस ऑफिसर्स ही देखते हैं सारा काम। तो इट मींस कि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, जो राइट्स हो गए, दंगे वगैरह, ये सारा आईएएस के अंडर ही आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स। अब इसके अलावा हमें क्या समझना है? रेवेन्यू एज वेल एज द फाइनेंस। डिस्ट्रिक्ट का जितना रेवेन्यू है, आपने जरूर सुना होगा पोजीशन कलेक्टर साहब। तो जितने भी जिले के स्टैम्प एक्ट को एनफोर्स करना, लैंड के जितने भी लैंड रेवेन्यू को देखना, सबसे बड़ा काम होता है लैंड रेवेन्यू देखना, ये सारा डीएम साहब के अंडर आता है। उस टाइम उनको कलेक्टर भी बुलाते हैं, और कलेक्टर का ऑफिस कौन सा होता है? कलेक्टरेट। तो रेवेन्यू और फाइनेंस के जितने भी काम रहेंगे एक जिले के अंदर, वो भी इसके पास रहेंगे, डीएम साहब के पास ही रहेंगे। मान लीजिए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना है, स्टैम्प टैक्स लगाना है, कोई लोन्स रिकवर करने हैं जो सरकारी संपत्ति के हैं, कोई ड्यूज है, कोई गवर्नमेंटल ड्यूज है, ये सारा रेवेन्यू और फाइनेंस का काम किसके अंडर आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के अंदर आ रहा है, या फिर व्हाट यू कॉल, उनको कलेक्टर भी बोला जाता है। मैंने अलग अलग वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर। और हमारे पास आगे क्या है कि बेसिक पोस्ट एंड फील्ड पोस्ट ऑफ द आईएएस। कि जब एक आप लोग आईएएस बन गए है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको बेसिक पोजीशंस क्या मिलेंगी आफ्टर बिकमिंग आईएएस। ऐसा तो नहीं है कि आपने ट्रेनिंग किया और डायरेक्टली आपको पूरा लगा दिया बढ़िया चीफ सेक्रेटरी, रैंक 1 आईएएस ऑफ द स्टेट, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कम से कम 25 से 30 साल का तजुर्बा चाहिए। तो आपकी बेसिक पोस्ट क्या होंगी, आज हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लगाया जाएगा एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। हमारे एरियाज अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को जो जोड़ता है वो होता है डिवीजन, ठीक है, मंडल। तो सबसे पहले आपको लगा सकते हैं एसडीएम। अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना है, मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तब आप एक सब डिवीजन के मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रियल पावर दी गई है आपको, बहुत ताकतवर पावर्स होती हैं। तो एट दैट टाइम सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के बाद आप क्या लगेंगे? एडीएम और एडीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर। क्योंकि कुछ स्टेट्स में डीएम बुलाते हैं, कुछ स्टेट्स में डेप्यूटी कमिश्नर, कुछ स्टेट्स में कलेक्टर। जैसे राजस्थान, गुजरात में आपको कलेक्टर मिलेंगे, और सेम पर्सन को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूके, जम्मू कश्मीर में डेप्यूटी कमिश्नर बुलाया जाएगा, और सेम पर्सन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। कहां पे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में। जब वो मैजिस्ट्रियल पावर्स को हैंडल करते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बुलाया जाता है। जब वो रेवेन्यू पावर्स को देखते हैं तो उन्हें कलेक्टर बुलाया जाता है। तो एट दैट टाइम एसडीएम के बाद वो क्या लगेंगे? एडीएम। एडीएम के बाद उन्हें क्या लगाया जाएगा? डीएम। आप ऐसा मत समझ के बैठिएगा कि आपने एग्जाम क्लियर किया और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई और आपको जाके बना दिया भाई आप तो अब राजा हैं, आप डीएम बना दिया आपको। नहीं, पहले एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा ना, फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस। तभी मैंने बताया बेसिक पोस्ट और द फील्ड पोस्ट। तो आपको क्या लगाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर। अब इसके बाद आपको एक सीनियर आईएएस बनाया जाएगा। यहां से सीनियर आईएएस की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर इज द सीनियर आईएएस। इसके ऊपर मैंने एक YouTube शॉर्ट भी बना रखा है, आप जरूर देखिएगा, उसे काफी स्टूडेंट्स को पसंद आया था। तो डिविजनल कमिश्नर दूसरी आगे की, यहां से सीनियर पोजीशंस आईएएस की स्टार्ट हो गई। बट ये बेसिक पोजीशंस में ही आती हैं। आप यहां तक अगर आप देखेंगे फील्ड पोस्ट के काम है। अब इसके अलावा आगे कौन से है? सेक्रेटेरियल पोस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिविजनल कमिश्नर एक कैसा पोस्ट है? डिविजनल कमिश्नर एक सीनियर पोस्ट आ गया आईएएस का। बट इसके बाद आ गई सेक्रेटेरियल पोस्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अब आप कहां पे बैठेंगे एज आईएएस? स्टेट मुख्यालय, जिसको बोलते हैं स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट और एसएस, एससीएस और एसएस, स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट और स्टेट सेक्रेटेरिएट। हिंदी में इसे बोला जाता है सचिवालय। ये जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके स्टेट के कैपिटल में होगा। जो भी आपका कैपिटल है ना, वहां पे हेडक्वार्टर होगा, जहां से आपका पूरा स्टेट चलता है, पूरे का पूरा स्टेट वहीं से चलता है। वहां पे सीएम, बाकी के मंत्री और बाकी के सीनियर आईएएस बैठते हैं। अब मैं आपको पॉलिटिकल पोस्ट तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सरकार में मेजर आईएएस कौन बैठेंगे। पहले है चीफ सेक्रेटरी, रैंक 1 आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट। रैंक 1 है, ये तो सब कुछ है स्टेट के, बहुत पावरफुल आईएएस है। इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आते हैं सेकंड आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। कुछ स्टेट्स में अगर जरूरत होती है तो एसीएस बनाए जाते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। उनके बाद आते हैं फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये आईएएस है।
फिर उसके बाद सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद स्पेशल सेक्रेटरी, नेक्स्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी और लास्ट है आपके अंडर सेक्रेटरी। तो ये पोस्ट कौन सी है आपकी पोजीशंस जो आईएएस एसएस में बैठेंगे या फिर एससीएस में बैठेंगे, स्टेट सेक्रेटेरिएट और स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट। इसको सीएम ऑफिस भी बोला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट सेक्रेटेरिएट या फिर स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट लखनऊ में होगा, वैसे ही पंजाब का चंडीगढ़ में है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ में ही है, दिल्ली का तो दिल्ली में ही पड़ेगा। तो ये पोजीशंस के सीनियर आईएएस वहां पे बैठेंगे। इसके बाद हम जाते हैं दैट इज ऑन द सेक्रेटेरियल पोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटेरियल पोस्ट क्या होंगी। देखिए वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी सेक्रेटेरियल पोस्ट होती है, बट मैं आपको कुछ मेजर बता रहा हूं। जिसमें पहले है कैबिनेट सेक्रेटरी, रैंक 1 पोजीशन ऑफ आईएएस इन इंडिया, भारत के रैंक 1 आईएएस अधिकारी। ही इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज इनटू द इंडिया। सब कुछ आए तो बहुत बड़ी चीज है। ओके, सेकंड इनके बाद कौन है, सेक्रेटरी टू द जीओआई, बहुत बड़ी चीज। आप भारत सरकार के सचिव हैं भाई, सेक्रेटरी मतलब सचिव आईएएस। तो एट दैट टाइम ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है ना, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, आप 22 से 26 साल के। तो आफ्टर दैट एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के बाद आपको लगाया जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, और लास्ट इज द असिस्टेंट सेक्रेटरी। बट एक बार आपको बात बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी है तो ये आईए सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट इनको ना उतनी प्रिविलेजेस नहीं मिल पाती जितनी स्टेट गवर्नमेंट में डीएम को मिल जाती है। जैसे ना डीएम का आप देखेंगे ना, डीएम मैंने आपको किस में पढ़ाया, बेसिक पोस्ट और फील्ड पोस्ट। बट डीएम ना राजा होता है, बिल्कुल राजा, क्यों, अपना बंगलो है, नौकर चाकर है, खाना बनाने वाला अलग है, गेट कीपर अलग है, गार्डनर अलग है, इतने आपको सेवाएं दे देंगे। भाई बनता भी है इतना देना, क्योंकि आप ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, आप फिर इन कामों में थोड़ी ना लगे रहेंगे बेसिक्स में। तो इसलिए जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं या फिर इवन स्टेट गवर्नमेंट में भी, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो सेक्रेटेरियल की बेसिक पोस्ट होती है, पावर तो है ठीक ठाक है मतलब, बट असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, यहां तक तो पावर भी ठीक ठाक है, और जो सहूलतें हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो इतनी नहीं है। अगर आप कहें कि आपको बंगला मिल जाएगा दिल्ली में, इस पोजीशन पे तो नहीं मिल पाएगा। बट आप जब डायरेक्टर और जेएस बन जाते हैं, जेएस मींस ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, यही तो है जो पूरे देश को चला रहे हैं। ये वाली पोजीशंस के जो आईएएस है अलग अलग मंत्रालय में, और कहीं आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीनियर आईएएस है तो फिर बात ही अलग है ना। तो इसलिए ये बेसिक मैंने आपको बताया कि विच आर द रैंक और पोजीशन ऑफ आईएएस इन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि आईएएस के काम क्या होते हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, हम एक सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता। 90% स्टूडेंट्स को जब मैं क्लास में पूछता हूँ ऑफलाइन लेक्चर्स में, उनको नहीं पता होता कि सर आईएएस का काम क्या है। ये पोजीशंस तो पता नहीं, उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक पोजीशंस क्या है, हम कहाँ पे काम करने जा रहे हैं, हमारा वर्क पोर्टफोलियो क्या रहेगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपका आज का ये लेक्चर बनाया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।